अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद जेके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे अबाउट कूलम लॉ पार्ट टू। हमने कूलम्स लॉ जो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है। अब कूलम्स लॉ में पार्ट टू जो है ना, मतलब ये कि उसका जो दूसरा हिस्सा है उसको हम पढ़ते हैं डिटेल में। देखें, कूलम लॉ में हमने ये पढ़ा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है बिटवीन टू चार्जेस, that is directly proportional to the product of Q1 and Q2, product of the charges Q1 and Q2, and this is inversely proportional to the square of the distance between the charges। इसके ऊपर हमने एमसीक्यूज किए थे डिटेल में, इसको हमने पढ़ा था। ठीक, कि इनवर्स स्क्वायर का क्या मतलब है और प्रोडक्ट का क्या मतलब है। अभी हम जो है ना पढ़ेंगे कि कूलम लॉ किन किन कंडीशन में एप्लीकेबल है और कौन सी लॉस को ये ओबे करती है। पार्ट टू में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। देखें, हम कहते हैं ना कि कूलम लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जो जनरल फॉर्म है ना कूलम लॉ, वो हम पढ़ते हैं एफ इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। और जो के है ना उसको हम पढ़ते हैं, ये बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट जो है ना इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और ये बराबर है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, ये जो है ना एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। फिर फर्दर हम इसको पढ़ेंगे के की वैल्यू को आगे। लेकिन अब हम पढ़ते हैं कि कूलम लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसका क्या मतलब है? कूलम लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, इसका क्या मतलब है? देखिए इधर, इसका मतलब ये है कि सपोज वी हैव टू चार्जेस, हमारे पास दो चार्जेस है। एक चार्ज है Q1 और उसकी वैल्यू है 5 कूलम, और दूसरा चार्ज है Q2 और इसकी वैल्यू है 10 कूलम। ये दो चार्जेस है हमारे पास, Q1 5 कूलम, Q2 10 कूलम। नाउ अब देखें, इफ Q1 exerted the force on Q2, क्योंकि कूलम लॉ में तो दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं ना। हम कहते हैं हमारे पास दो चार्जेस है और वो दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो अगर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा F12, कितना फोर्स लगाएगा? F12, मैंने इसका नाम दिया F12। तो Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा और वो होगा F21। अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहे F12 और Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है F21, तो न्यूटन थर्ड लॉ आपको ये बता रहे कि एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। तो कूलम लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 कूलम चार्ज 10 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगाएगा, तो 10 कूलम चार्ज भी 5 कूलम चार्ज पे उतना ही फोर्स लगाएगा। समझ आ गई कि नहीं? तो अगर 5 कूलम चार्ज 10 कूलम पे फोर्स लगा रहे F12 और 10 कूलम चार्ज 5 कूलम चार्ज पे फोर्स लगा रहे F21, तो इसका मतलब F12 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड वाइज F12 का मैग्नीट्यूड F21 के बराबर होगा। मतलब जितना फोर्स F1 Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे भी लगाएगा। और ये एक्शन और रिएक्शन है न्यूटन थर्ड लॉ का। एक्शन और रिएक्शन हमेशा मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं? बराबर, और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। ये है F12 और ये है F21। तो मैग्नीट्यूड में 10 कूलम चार्ज 5 पे जितना फोर्स लगा रहे, 5 कूलम चार्ज भी 10 कूलम चार्ज पे उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक, अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो तब भी वो एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाएगा। इसको हम कहते हैं कूलम लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। मतलब ये कि ये जो चार्जेस है ये एक दूसरे पे इन द फॉर्म ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स लगाते हैं। F12 अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहे, F12 ईस्ट की तरफ फोर्स लगा रहे, तो Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा और वो F21 होगा वेस्ट की तरफ। जितना F12 होगा मैग्नीट्यूड में इतना F21 भी होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होंगे। F12 अगर ईस्ट की तरफ है तो F21 वेस्ट की तरफ होगा। 5 कूलम चार्ज 10 कूलम पे फोर्स लगाते हैं ईस्ट की तरफ, तो 10 कूलम चार्ज 5 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा टुवर्ड वेस्ट। इसको कहते हैं कूलम लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। ये जो रिलेशन हमें पढ़ते हैं, अब इस पे एक एमसीक्यू करते हैं। देखिए, एमसीक्यू ये है कि वी हैव टू चार्जेस 10 कूलम एंड 5 कूलम। टू चार्जेस 10 कूलम and 5 coulomb will exerted
the force on each other in the ratio of 10 कूलम और 5 कूलम चार्ज एक दूसरे पे फोर्स किस रेशो से लगाएगी? 1:2, 2:1, 1:1 और 1:4. देखे, two charges 10 coulomb and 5 coulomb will exert the force on each other in the ratio of 1:1. क्या मतलब है इसका? कि 10 coulomb charge and 5 coulomb charge exert the force on each other at the ratio of 1:1. क्या मतलब कि 5 coulomb charge 10 coulomb charge 5 coulomb पे जितना फोर्स लगा रहे, 5 coulomb भी 10 coulomb पे उतना फोर्स लगा रहे, तो इसकी चार्ज की रेशो क्या होगी? 1:1. मतलब ये कि इनके जो फोर्सेज है वो मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, तो एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे ना वो इक्वल लगाते हैं, और इक्वल फोर्सेज में कितनी रेशो होती है? हमेशा 1:1. इसलिए two charges 10 coulomb and 5 coulomb will exert the force on each other at the ratio of what? 1:1. They exert equal force on each other. Now दूसरा हम कहते हैं ना कि the charge ratio of two charges is 5:1. दो चार्जेस है, उनकी चार्ज रेशो है 5:1. They will exert the force on each other. The force on each other in the ratio of 5:1, 1:5, 1:1 और none. तो कौन सा ऑप्शन ठीक है कि the charge ratio of two charges the charge ratio of two charges is 5:1. दो चार्जेस की चार्ज रेशो है 5:1. एक 5 कूलम चार्ज है, एक 1 कूलम चार्ज है. So the charge ratio of two charges is 5:1. They will exert the force on each other in the ratio of what? 1:1. ठीक, क्यों? क्योंकि एक का चार्ज 5 कूलम है, दूसरे का 1 कूलम है, लेकिन ये एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो हमेशा सेम मैग्नीट्यूड का लगाएंगे, और जब सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा तो उनकी रेशो हमेशा आएगी 1:1. तो ये जो है ना, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं कूलम लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. समझ आ गई इसकी? तो ये जो है ना, ये कूलम लॉ जो है ना, ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करती है. दो चार्जेस एक दूसरे पे जो फोर्स लगाती है वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है. इवन चार्जेस डिफरेंट होंगे, एक चार्ज बड़ा होगा, एक स्मॉल होगा, एक चार्ज ज़्यादा होगा, एक कम होगा, लेकिन एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं वो हमेशा सेम लगाते हैं. या हम अगर इस तरह का है कि Q1 चार्ज है ना, वो Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहे 10 न्यूटन टूवर्ड वेस्ट, 10 न्यूटन टूवर्ड वेस्ट. देन Q2 will exert the force on Q1 must be 10 न्यूटन, लेकिन वेस्ट की जगह क्या होगा? ईस्ट. ये डायरेक्शन में हमेशा अपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड में हमेशा बराबर होंगे. अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहे 10 न्यूटन वेस्ट की तरफ, तो Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा 10 न्यूटन ही, लेकिन वेस्ट की तरफ नहीं, ईस्ट की तरफ. सो दे विल एक्सर्ट इक्वल फोर्स ऑन ईच अदर बट इन अपोजिट डायरेक्शन. ये जो है ना, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं कूलम लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. दूसरी बात आप सुन ले, अब जो नेक्स्ट है ना वो हम ये पढ़ते हैं, तो न्यूटन थर्ड लॉ की दूसरी बात ये है कि कूलम लॉ इज एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्जेस. ये भी याद रखिए, कूलम लॉ इज एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्जेस. क्यों फॉर स्टैटिक चार्जेस? देखिए, अगर दो चार्जेस रेस्ट में हो, स्टैटिक चार्जेस मीन रेस्ट में, अगर दो चार्जेस रेस्ट में हो ना, ये है Q1 और ये है Q2, ये दोनों रेस्ट में है, तो इनके बीच सिर्फ कूलम फोर्स ही है, इनके बीच सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है. और जब आप इन दोनों के दरमियान फोर्स मालूम करेंगे और उस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी सपोज 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. यही 10 न्यूटन है और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. नाउ अगर ये दो चार्जेस मूव करते, मूवमेंट करते Q1 और Q2, ये मोशन में है, ये भी मोशन में है, ये भी मोशन में है. अब देखें, अब जब ये दोनों चार्जेस मोशन में है ना, तो इनके बीच दो किस्म के फोर्सेस है. एक तो चार्जेस की वजह से, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो चार्ज की वजह से इनके बीच फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी इन दोनों के बीच होगा. ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इन दोनों के बीच होगा.
और साथ ही साथ इन दोनों के बीच जो है ना मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, बिकॉज हम पढ़ते हैं कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। ये तो जब रेस्ट में थे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इनके इर्द गिर्द था, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे थे। अब अगर जब ये मोशन में आ गए, ये भी मोशन में आया, ये भी मोशन में आया, तो इसके इर्द गिर्द अब इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और ये दो चार्जेस एक दूसरे पे दो किस्म के फोर्स लगाएंगे, वन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द सेकंड वन इज मैग्नेटिक फोर्स। और अगर इन दो चार्जेस के बीच फोर्स हुआ, सपोज इन दो चार्जेस के बीच फोर्स हुआ 15 न्यूटन, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि इस 15 न्यूटन में इलेक्ट्रिक फोर्स की कितनी वैल्यू है और मैग्नेटिक फोर्स की कितनी वैल्यू है। ये तो दो फोर्सेस का सम 15 न्यूटन आया ना, या दो फोर्सेस की जो कॉम्बिनेशन है उससे 15 आया। फिर आपको किस तरह पता चलेगा इसमें इलेक्ट्रिक कितना है, मैग्नेटिक कितना है। तो जब चार्जेस मोशन में होते हैं, so there are two types of force between the charges, one is electric force and the second one is magnetic force। तो इसलिए आपको एक्यूरेट इलेक्ट्रिक फोर्स मालूम करना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको जो आंसर मिलेगा फोर्स का वो तो दोनों फोर्सेस का मिलेगा। तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये जो है ना इलेक्ट्रिक फोर्स है और इसमें इतना मैग्नेटिक फोर्स है, वो तो कंबाइंड फोर्स आपको मिला। लेकिन जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो इसके बीच सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स ही होता है, दो चार्जेस के बीच कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता। तो जो भी वैल्यू आपके पास फोर्स की आती है वही इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती है। इसलिए हम कहते हैं कि कूलम लॉ इज एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्जेस, कूलम लॉ स्टैटिक चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। थर्ड एक जो पॉइंट है वो हम पढ़ते हैं कि कूलम लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस उसको कहते हैं जिसका साइज उनके डिस्टेंस के बीच कम हो, मतलब चार्जेस का साइज कम हो और चार्जेस के बीच डिस्टेंस ज्यादा हो। ये एक चार्ज है, इसका साइज इतना है, ये दूसरा चार्ज है, इसका साइज इतना है, साइज मीन रेडियस, ठीक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और इनके बीच जो डिस्टेंस है ना वो ज्यादा है। तो आर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज ग्रेटर देन ए इज द साइज ऑफ द चार्ज। तो अगर दो चार्जेस का साइज कम हो, साइज उसकी कम हो और इनके बीच डिस्टेंस ज्यादा हो, मतलब इनके बीच डिस्टेंस है सपोज 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर और उनकी साइजेस जो है ना वो है 5 मिलीमीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ज्यादा है कंपेयर टू द साइज ऑफ द चार्जेस। दैट इज व्हाई इसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। एंड कूलम लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, टू चार्जेस, आइसोलेटेड चार्जेस, जिधर डेंसिटी ऑफ चार्जेस हो, एक जगह पे बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो, बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो बहुत कम रीजन में, उसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ चार्जेस। और डेंसिटी ऑफ चार्जेस के लिए फिर हम गासेस लॉ यूज करते हैं, कूलम लॉ फिर फेल हो जाती है उधर। तो ये एक पॉइंट था। नाउ अब हम पढ़ेंगे कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम, ये बात याद रखें, कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम, कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम क्या मतलब है, सुन ले इधर। जब दो चार्जेस के बीच वैक्यूम होती है, वैक्यूम या एयर, ये बात याद रखिए, जब दो चार्जेस के बीच Q1 और Q2 के बीच क्या हो, इनके बीच हो वैक्यूम या एयर, ठीक, तो फिर कूलम फोर्स बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। दिस यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो है ना कूलम फोर्स है इन वैक्यूम, जब दो चार्जेस के बीच वैक्यूम हो या एयर हो तो ये कूलम फोर्स की वैल्यू है। नाउ अब जब हम दो चार्जेस के बीच कोई भी मीडियम पुट करते हैं, मतलब अब हम लाते हैं दो चार्जेस के बीच कोई मीडियम, कोई मतलब वाटर जो है ना वो रखते हैं या कोई और मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट करते हैं बिटवीन द चार्जेस। अब ये हुआ मीडियम और इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है ER, ये है मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। तो कूलम फोर्स का फार्मूला हो जाएगा मीडियम में, कूलम फोर्स इन द मीडियम हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। इधर क्यों एप्सिलॉन R नहीं है, ये वाला रिलेटिव परमिटिविटी वाला टर्म, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम या एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 होती है, वैक्यूम या एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 होती है। तो इधर आप पुट कर सकते हैं, लेकिन इधर आप पुट करेंगे 1,
तो आप किसी भी क्वांटिटी को 1 पे डिवाइड करें वो क्वांटिटी मिल जाती है, 1 से मल्टीप्लाई करें वो क्वांटिटी ही मिल जाती है वापस। इसलिए अगर इधर हम 1 पुट भी कर ले तो कोई इफेक्ट नहीं होता, इंक्रीज डिक्रीज नहीं आता, इसलिए हम नहीं पुट करते। जब मीडियम की बात होती है तो हर एक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है एक्सेप्ट एयर एंड वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 होती है। किसी और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, फिर आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये मीडियम के लिए ये फार्मूला हुआ Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब देखें, अब मीडियम के फोर्स में जब मीडियम हो दो चार्जेस के बीच तो कूलम फोर्स का ये फार्मूला, और जब वैक्यूम हो तो कूलम फोर्स का ये फार्मूला। अब इस फार्मूले में इसके अलावा ये क्या है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर। ये सारा है कूलम फोर्स इन वैक्यूम। ये सारा क्या है, कूलम फोर्स इन वैक्यूम। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि कूलम फोर्स इन मीडियम, ये वाला कूलम फोर्स इन मीडियम ये, तो इसमें इसके अलावा ये सारा क्या है, ये है कूलम फोर्स इन वैक्यूम। तो कूलम फोर्स इन मीडियम हो जाएगा कूलम फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये है कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम। मीडियम में कूलम लॉ क्या है, मीडियम में कूलम लॉ है, मीडियम में कूलम फोर्स किसके बराबर होता है, एफ वैक्यूम डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। एफ मीडियम इक्वल्स टू एफ वैक्यूम डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। क्या मतलब इसका हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जब दो चार्जेस के बीच हम कोई मीडियम पुट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं, तो फिर कूलम फोर्स दो चार्जेस के बीच रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। कूलम फोर्स डिक्रीजेज व्हेन वी पुट इन ए मीडियम बिटवीन द चार्जेस। Either the medium is dielectric, insulating, semi-conducting or conducting। मीडियम जो भी हो, उसका नेचर जो भी हो, लेकिन जब आप चार्जेस के बीच कोई भी मीडियम पुट करते हैं तो चार्जेस के बीच फोर्स कम हो जाता है। और कितना कम हो जाता है मीडियम में फोर्स, मीडियम में फोर्स कम हो जाता है, वैक्यूम वाले फोर्स को रिलेटिव परमिटिविटी पे डिवाइड करो। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या चीज है, रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है। रिलेटिव परमिटिविटी डिक्रीजेस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस। रिलेटिव परमिटिविटी डिक्रीजेस द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए जितना किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा होगी, उस मीडियम में कूलम फोर्स उतना कम होगा कंपेयर टू वैक्यूम। और किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा होगी, कूलम फोर्स कम, रिलेटिव परमिटिविटी कम होगी तो उस मीडियम में कूलम फोर्स ज्यादा होगा। और रिलेटिव परमिटिविटी की सबसे कम वैल्यू क्या है, सबसे कम वैल्यू वो है 1। इसलिए वैक्यूम में, और वैक्यूम और एयर के लिए है, तो वैक्यूम और एयर में दो चार्जेस के बीच फोर्स क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि उधर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू बहुत कम है, इक्वल्स टू 1। किसी और मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 10, 20, 30, 1000 इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी जिस मीडियम की जितनी ज्यादा हो, उस मीडियम में दो चार्जेस के बीच कूलम फोर्स उतना ही कम होगा। सो दिस इज द इक्वेशन, इफ मीडियम इक्वल्स टू इफ वैक्यूम डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो दो चार्जेस के बीच मीडियम पुट करते हैं तो कूलम फोर्स रिड्यूस हो जाता है उस मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी टाइम। ये जो है ना इसमें कंसेप्ट है, और ये फार्मूला है if medium equals to F vacuum divided by relative permittivity। अब देखें, let's suppose we have two charges, दो चार्जेस है Q1 और Q2, और Q1 और Q2 के बीच पहले है एयर या वैक्यूम है, और इनके बीच कूलम फोर्स है 160 न्यूटन। मतलब क्या कि जब दो चार्जेस के बीच वैक्यूम हो तो कूलम फोर्स है 160 न्यूटन, उन चार्जेस के बीच कूलम फोर्स 160 न्यूटन है। नाउ what is the Coulomb force, what is the Coulomb force when the charges are taken in the water। अगर हम चार्जेस को वाटर में ले जाए फिर कूलम फोर्स कितना होगा उन दो चार्जेस के बीच। एंड द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80। वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है 80। वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या है, 80 है।
अब आप दो चार्जेस को, जब वैक्यूम में दो चार्जेस हो तो कूलम फोर्स है 160 न्यूटन। अगर इन दो चार्जेस को हम वाटर में इम्ब्रेस्ट करें, वाटर में जो है ना ले जाए, वाटर में जो है ना डिप करे उसको, और फिर जो है ना उधर हमने कूलम फोर्स मालूम करना है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला होगा? और वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी है 80। इसके लिए ये कंसेप्ट होगा कि कूलम फोर्स इन वाटर, कूलम फोर्स इन वाटर equals to Coulomb force in vacuum divided by relative permittivity of water। वाटर की relative permittivity पे डिवाइड करें, जितना कूलम फोर्स वैक्यूम में है उसको relative permittivity of water पे डिवाइड करें तो आपको कूलम फोर्स इन वाटर मिल जाएगी। तो कूलम फोर्स इन वाटर इक्वल्स टू, वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच कूलम फोर्स कितना है 160 न्यूटन, वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है 80, 160 डिवाइड बाई 80 2 न्यूटन। तो 80 टाइम वाटर में ये फोर्स कम हुआ, ये फोर्स 80 टाइम कम हुआ वाटर में जाके। जब दो चार्जेस को हमने वाटर में लिए, वाटर में रख के, तो उनके बीच कूलम फोर्स 80 टाइम कम हुआ। क्यों 80 टाइम कम हुआ? क्योंकि वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 80 होती है। इसलिए जितना भी किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है, कूलम फोर्स उस मीडियम में उतनी टाइम कम हो जाती है। समझ आ गई इसकी? तो कूलम फोर्स between the two charges reduces when we put dielectric medium between the charges। हम चार्जेस के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट करते हैं तो उस मीडियम में कूलम फोर्स कम हो जाता है। और कितना कम हो जाता है? उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी टाइम कम हो जाता है। तो ये कंसेप्ट है कूलम लॉ या कूलम फोर्स इन मटेरियल मीडियम का। नाउ अब देखिए, अब लेट्स सपोज वी हैव टू चार्जेस Q1 और Q2 और इनके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इनके बीच ये मीडियम है, हाँ, दो चार्जेस के बीच, और इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है 4। इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? 4। और मीडियम इन दो चार्जेस के बीच है, मीडियम एग्जिस्ट करती है बिटवीन द टू चार्जेस। उस टाइम दो चार्जेस के बीच कूलम फोर्स है 40 न्यूटन। कितना है? 40 न्यूटन। अब अगर हम नेक्स्ट टाइम इफ द मीडियम, अगर इस मीडियम को हम रिमूव करें, इफ द मीडियम रिमूव, देन द कूलम फोर्स बिकम व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम व्हाट? तो देखिए, Q1 और Q2 के बीच हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट की, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, और जब ये मीडियम थी तो कूलम फोर्स था 40 न्यूटन। क्या मतलब है इसका? कि ये मीडियम में कूलम फोर्स है, मीडियम एग्जिस्ट है, मीडियम है तो कूलम फोर्स 40 है, ये एफ मीडियम है। और जब हम इस मीडियम को रिमूव करें फिर कूलम फोर्स कितना हो जाएगा? तो जब हम मीडियम को रिमूव करें तो फिर तो वैक्यूम बन जाएगी ना। जब ये मीडियम पड़ी थी तो कूलम फोर्स 40 न्यूटन था, जब ये मीडियम आप रिमूव कर दे तो चार्जेस के बीच तो एयर या वैक्यूम आ जाएगी। तो वैक्यूम के लिए कूलम फोर्स मालूम करना है, एफ वैक्यूम मालूम करना है, और एफ मीडियम कितना गिवन है? 40 न्यूटन। और जो मीडियम आप रिमूव करते हैं वैक्यूम बनाते हैं, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? 4। तो आप लोग याद रखिए कि एफ मीडियम इक्वल्स टू एफ वैक्यूम डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। तो एफ वैक्यूम किसके बराबर हो जाएगा? देखिए, एफ मीडियम इक्वल्स टू एफ वैक्यूम डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। तो एफ वैक्यूम हो जाएगी, एफ वैक्यूम हो जाएगी एफ मीडियम मल्टीप्लाई रिलेटिव परमिटिविटी। जब आपको मीडियम में फोर्स गिवन हो, मीडियम में फोर्स गिवन हो और वैक्यूम में आपने फोर्स मालूम करना हो, तो जो मीडियम में फोर्स है ना, दो चार्जेस के बीच जब मीडियम हो, तो जब मीडियम में फोर्स है उसको रिलेटिव परमिटिविटी के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको वैक्यूम में फोर्स मिल जाएगा। तो इफ वैक्यूम, मीडियम में कितना फोर्स है? जब मीडियम थी तो फोर्स कितना था? 40 न्यूटन। और जब आपने मीडियम रिमूव कर दी और मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या थी? 4, इस मीडियम को आपने रिमूव कर दी तो मीडियम रिमूव करने से फोर्स बढ़ता है, और कितना बढ़ेगा? रिलेटिव परमिटिविटी टाइम। तो वैक्यूम जब बन गई तो दो चार्जेस के फोर्स हो गई 40 मल्टीप्लाई 4, 160 न्यूटन। द फोर्स इंक्रीजेस बाय 4 टाइम। When the medium remove, force increases. When there is a medium, force decreases. ठीक? तो जब मीडियम थी तो कूलम फोर्स हमारे पास था 40 न्यूटन।
जब मैंने मीडियम को रिमूव कर दिया वैक्यूम बना, तो कूलम फोर्स 4 टाइम बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में फोर्स बढ़ता है। मीडियम रिमूव करने से फोर्स बढ़ता है और मीडियम को लाने से फोर्स कम हो जाता है, इसलिए ये फोर्स बढ़ा। और कितना बढ़ा? रिलेटिव परमिटिविटी टाइम बढ़ गया। ये है कंसेप्ट कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम। एक और एंड लास्ट एमसीक्यू इसके ऊपर करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, जो है ना, कुछ हम अभी ये स्टार्ट करने जा रहे इस सीरीज को। ठीक, फर्स्ट ईयर का सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे और सेकंड ईयर का भी। एक बात आप लोग याद रखिए कि जो पोस्ट मैट्रिक क्लासेस है क्वालिटी कोचिंग एकेडमी में, वो 20 मई से स्टार्ट हो रही है। 20 मई उससे जो है ना वो पोस्ट मैट्रिक क्लास स्टार्ट हो रही है। जो स्टूडेंट ने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है वो फर्स्ट ईयर के लिए जो कोचिंग करते हैं, तो 20 मई से वो क्लास स्टार्ट होती है क्वालिटी कोचिंग एकेडमी में। तो आप लोग जो है ना उधर जो है ना बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आ सकते हैं। तो 20 मई से क्लासेस है। ठीक, उसमें मेरा भी क्लास है, जार साहब की का भी है, और भी टीचर्स का है। तो आप लोग आ जाइए और डेमो क्लासेस ले ले और उसके बेस पे आप मेरा एडमिशन कर सकते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये दिया। नाउ अब देखें, अब हम जो है ना एक और एमसीक्यू करते हैं। देखें, द रेशो ऑफ द कूलम फोर्स in vacuum to the Coulomb's force in medium of relative permittivity. Relative permittivity K is दो चार्जेस के बीच जब कूलम फोर्स, जब दो चार्जेस के बीच वैक्यूम हो तब कूलम फोर्स मालूम करे, और जब दो चार्जेस के बीच कोई मीडियम हो जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी के हो के, तब कूलम फोर्स की रेशो मालूम करे। द कूलम फोर्स, द रेशो ऑफ द कूलम फोर्स इन वैक्यूम टू द कूलम फोर्स इन मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी के। ई आर की जगह हमने क्या नाम पुट किया? के। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? के रेशो 1 या 1 रेशो के या 1 रेशो 1 या 1 रेशो के स्क्वायर। ये है द कूलम फोर्स रेशो इन वैक्यूम, द रेशो ऑफ द कूलम फोर्स इन वैक्यूम टू द कूलम फोर्स इन मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी के। आप लोगों को ये मालूम करना है इफ वैक्यूम टू एफ मीडियम, कूलम फोर्स वैक्यूम में और कूलम फोर्स मीडियम में, इसकी रेशो मालूम करनी है। नाउ अब देखें, ये जो वैक्यूम है ना, इसको अपनी जगह पे लिख के, और मीडियम को के लिए कूलम फोर्स इन मीडियम किसके बराबर है? कूलम फोर्स इन मीडियम बराबर है कूलम फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। हमें पता है कि कूलम फोर्स जो है ना वो मीडियम में बराबर होता है कूलम फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, तो मैंने इधर लिखा ये रेशो मालूम करनी है इफ वैक्यूम टू इफ मीडियम। व्हाट इज द रेशो ऑफ द कूलम फोर्स इन वैक्यूम टू मीडियम? ये रेशो मालूम करनी है। तो वैक्यूम की जगह तो वैक्यूम आया और मीडियम की जगह मैंने लिखा इफ वैक्यूम डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि कूलम फोर्स मीडियम में किसके बराबर है? इफ वैक्यूम डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। समझ आ गई इसकी? तो ये कैंसिल और इधर रह गया 1 रेशो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्या रह गया? 1 रेशो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। और नेक्स्ट स्टेप में आप इस एप्सिलॉन नॉट को इधर भी मल्टीप्लाई करें, इधर भी मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास क्या आ जाएगी? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर रेशो 1। इफ वैक्यूम अपनी जगह पे और मीडियम की जगह मैंने लिखा इफ वैक्यूम डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ई आर। वैक्यूम वैक्यूम के साथ कैंसिल, 1 रेशो 1 ओवर ई आर, इधर भी ई आर से मल्टीप्लाई करें, इधर भी रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करें, ये कैंसिल और इधर रह गया रिलेटिव परमिटिविटी रेशो 1। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसके लिए, करेक्ट आंसर होगा रिलेटिव परमिटिविटी रेशो 1। और रिलेटिव परमिटिविटी को हमने क्या नाम दिया है? के रेशो 1। तो मीडियम में कूलम फोर्स के टाइम ज्यादा होगा, सॉरी वैक्यूम में कूलम फोर्स के टाइम ज्यादा होगा किससे? मीडियम से। और मीडियम में कूलम फोर्स के टाइम कम होगा किससे? वैक्यूम से। तो देखिए कूलम फोर्स रेशो इन वैक्यूम टू मीडियम, कूलम फोर्स इन वैक्यूम अपनी जगह पे और मीडियम की जगह मैंने लिखा इफ वैक्यूम डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। वैक्यूम वैक्यूम के साथ कैंसिल, 1 रेशो 1 और रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इधर आ जाएगी
और ये हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी रेशो 1। रिलेटिव परमिटिविटी को हमने क्या नाम दिया है, के रेशो 1, एंड द करेक्ट आंसर इज दिस वन। ठीक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।